सेड राइट्स के तमाम मुअज़्ज़ज़ सामीन को खुश आमदीद। प्यारे दोस्तों, ये कानून फितरत है कि हालात व वाक़यात हमेशा एक जैसे नहीं रहते। कभी गम तो कभी खुशी, ये ज़िंदगी के साथ साथ चलने वाले अहम पहलू हैं। कभी इंसान खुशी से फूले नहीं समाता तो कभी वो अपने अंदर गम की गहरी खाइयों में कहीं दूर जा गिरता है। ये कहानी भी एक ऐसे नौजवान की है जो एक लड़की से बेइंतहा मोहब्बत करता था। उसकी मोहब्बत में हायल होने वाला इंसान था या कोई जिन, आइए जानते हैं इस कहानी में। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी तमाम वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। तो आइए चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। ज़ैन अपनी आंखों पे आधी रात बिता चुका था। हर तरफ अंधेरों का राज था। चारों सिमत फैले सन्नाटे ने माहौल को और भी ज्यादा पुरअसरार बना रखा था। एक खौफ सा माहौल को और भी भयानक बना रहा था। हर तरफ हो का आलम था। जमीन और आसमान ने मानो चुप साध ली हो। मगर इस पुरअसरार मौसम में भी एक आशिक का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ज़ैन काफी देर से अपनी महबूबा के ख्यालों में खोया हुआ था। इस हालत में उसे न जाने कितने घंटे बीत चुके थे, इसकी खबर तो शायद उसको भी ना थी। वो अपने जज्बात को लगाम देने से कासिर था। माजी की खुशगवार यादों से उसकी आंखें झील बन चुकी थीं और वो इन्हीं यादों में खो गया। कॉलेज की लाइफ का जमाना गुजरा तो यूनिवर्सिटी में एडमिशन की तैयारियां शुरू हो गईं। ज़ैन ने जल्द ही यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। वो बहुत खामोश तबा और तन्हाई पसंद लड़का था। वो अपनी धुन में मगन रहता था। लेकिन यूनिवर्सिटी लाइफ तो खुश्क मिजाज को भी चंचल बना देती है। देखते ही देखते ज़ैन भी इसी रंग में रंग गया। यूनिवर्सिटी के इब्तदाई अयाम तो बड़ी बोरियत से गुजरे, लेकिन फौजी से मुलाकात के बाद ज़ैन की तबीयत में निखार आ चुका था। हर वक्त गुमसुम रहने वाला ज़ैन अब हशाश बशाश नजर आता था। यकीनन ज़ैन की जिंदगी ने यह तब्दीली फौजी की वजह से आई थी। ज़ैन और फौजी की मोहब्बत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, यहां तक कि वो वक्त आ गया जब वो एक दूसरे की जिंदगी बन चुके थे। ये जून की एक गर्म दोपहर थी। सूरज आग बरसा रहा था। झुलसा देने वाली गर्मी ने ज़ैन को थका दिया था। ज़ैन घर आते ही अपने कमरे में बेड पर दराज हो गया। थके मादे बदन को बड़ी मुश्किल से ही सुकून नसीब हो पाया था। वो लेटते ही जल्द नींद की आगोश में चला गया। अभी उससे बामुश्किल थोड़ी सी देर गुजरी थी कि सोते हुए ज़ैन को ऐसा महसूस हुआ जैसे पूरा कमरा जोरदार झटके से अपनी जगह से सरक गया है। दीवारें और छत ऐसे लग रही थी कि अभी गिरने को है या जलजला आ चुका है। उसने जोर से अपने सर को झटका, शायद कि यह सब उसका वहम हो। लेकिन गौर करने पर उसे मालूम हुआ कि महज ये उसका वहम नहीं बल्कि हकीकत था। इसका सारा बदन पसीने में शराबूर हो चुका था और खौफ के मारे उसका कलेजा मुंह को आ रहा था, क्योंकि पहला मौका था जब उसको ये खौफनाक मनाजिर देखने पड़े। फिर भी उसने हिम्मत का दामन न छोड़ा और अपने बेड से उठ बैठा। उसने डरते हुए दिल को तसल्ली दी, लेकिन कुछ ही देर बाद उसने महसूस किया कि बाथरूम की टूटी खुली है और साथ ही पानी गिरने की आवाज आई। उसने हिम्मत की और बेड से नीचे उतरकर बाथ का दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही एक खौफनाक मंजर उसकी नजरों के सामने था। न बंदा न बंदे की जात। टूटी से पानी की जगह सुर्ख खून था। अब तो उसके सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। उसे अपनी आंखों पे यकीन न आ रहा था। ना चाहते हुए भी उसके मुंह से जोरदार चीख निकली और इसके साथ ही वो जमीन पे आ गिरा और गिरते ही बेहोश हो गया। ज़ैन कैसे हो? अगले दिन आते ही फौजी ने नर्मो नाजुक लहजे में ज़ैन को मुखातिब करते हुए पूछा। बस ठीक हूं फौजी, ज़ैन ने बुझे बुझे लहजे में जवाब दिया। खैर तो है, आज आप बुझे बुझे लग रहे हैं जनाब। फौजी का लहजा बदस्तूर शाइस्ता था। ज़ैन कुछ देर के लिए चुप हो गया और अपना सर नीचे झुकाए काफी देर सोचता रहा, मगर वो इस तूफान को बर्दाश्त करने की नाकाम कोशिश करने से कासे रहा था। उसने फौजी को टालने की लाख कोशिश की, मगर फौजी कहां टलती थी।
कोई बात नहीं फौजी, बस वैसे ही तबीयत नासाज है, जैन ने उकताए हुए लहजे में जवाब दिया। यह सुनकर फौजी भी खामोश हो गई और जैन की तबीयत को देखते हुए उसने ज्यादा इसरार न किया। अभी कुछ दिन ही गुजरे थे कि अचानक आधी रात के वक्त जैन की दिल दहला देने वाली चीखों से दरो दीवार कांप उठे। इस मर्तबा तो जैन बिल्कुल अपने होशो हवास खो बैठा था। उसे कुछ मालूम न था कि उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है और आखिर ये सब कौन कर रहा था। रात के तकरीबन 12 बजे थे। जैन को दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। पहले तो उसने उसे अपना वहम समझा, लेकिन जब दरवाजा खुलने और कदमों की वाज़ेह चाप सुनाई दी तो उसने फौरन अपने पास पड़े लैंप का बटन दबाया। फिर क्या था, एक अजीम कामत वाला बदहैयत, बड़े बड़े घने बाल, लंबे लंबे नाखून, आंखें अंगारों की मानित सुर्ख, एक काला सा हबशी उसके सामने खड़ा था। लेकिन वो कोई इंसान न लग रहा था। उसके कदो कामत और हैयत ये चीख चीख के कह रहे थे कि ये अशरफुल मखलूकात में से नहीं है। उसके मुंह से 2 लंबे और बारीक से दांत निकलकर सीधा सीने को छू रहे थे। वो ऐसा बदशक्ल था कि देखकर जैन की जान निकलने लगी। उसके नथनों से आग के शोले लपट रहे थे। जैन ने चीखना चाहा, मगर उसकी कुव्वत गोयाई सलब हो गई। वो बार बार बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उससे बोला न जा रहा था। जैसे वो कहना चाह रहा हो कि मेरा कोई गुनाह नहीं है, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, आखिर तुम कौन हो। यकलख्त सैकड़ों सवाल उसके जहन में गर्दिश कर रहे थे, मगर उसकी जबान ये सब बताने से कासिर थी। फिर उस बदशक्ल जिन ने जैन के इर्द गिर्द घूमना शुरू कर दिया। सारा कमरा उसकी बदबू की वजह से भर चुका था। जैन बुत बना आंखें फाड़ फाड़ के उसकी तरफ देखे जा रहा था और कमरे में एक ना खत्म होने वाला खौफ था। उस काले हबशी ने ना आओ देखा ना ताओ, जैन को उठाकर बेड पर पटक दिया। अच्छा, तो तुम फौजी को अपनाना चाहते हो, उस हियोले ने तंज करते हुए जैन पर जुमला कसा। हा हा हा, ये कैसे हो सकता है, और भला वो भी मेरे होते हुए। बस इतना कहकर वो जैन के सर के ऊपर घूमने लगा और एकदम से उसकी गर्दन पकड़कर बोला, अगर तुम अपनी सलामती चाहते हो तो फौजी को छोड़ दो, वो बस मेरी है। उसकी आवाज की बाज गश्त जैन को दूर दूर तक सुनाई दे रही थी, लेकिन वो हियोला कहीं अंधेरों में दूर रूपोश हो चुका था। इस वाकये का असर जैन के दिमाग पर ऐसा हुआ कि उसने चुप साध ली। हर वक्त खुशबाश रहने वाला जैन अब बेहिस हो चुका था। उसकी गुलाबी रंगत अब पीली पड़ गई थी, चेहरा मुरझाया हुआ था और आंखें दिन ब दिन अंदर को धंसती जा रही थी। तबीयत में चिड़चिड़ापन और एक अजीब सा खौफ उसके दिल को लगा रहता था। ना तो वो किसी से बात करता और ना ही किसी से मिलता था, और इसी वजह से ही वो यूनिवर्सिटी से छुट्टी मिलने के वक्त तेजी से कदम उठाता और मेन गेट की तरफ बढ़ जाता। एक दिन उसने मामूल के मुताबिक ऐसा ही किया कि इतने में फौजी भागते हुए आई। उसने जैन को बाजू से पकड़ा। जैन, क्या हो गया है तुम्हें? क्यों मुझसे भागते हो? क्या मुझसे नफरत करने लगे हो, या तुम्हारी जिंदगी में कोई और आ चुका है? मैंने तो दिल से तुम्हें चाहा था। बोलो, खामोश क्यों हो? जवाब दो। फौजी ने एक ही सांस में सवालों की बौछार कर दी थी। फौजी ने जैन का हाथ पकड़ा और यूनिवर्सिटी की कैंटीन की तरफ बढ़ गई। इस वाकये के बाद जैन फौजी से डरने लगा था। वो उसे जब भी देखता तो उसे वो बदसूरत हियोला याद आ जाता और फिर वो उन्हीं भयानक ख्यालात में खो जाता था। फौजी ने जैन को झिंझोड़ा। जैन, मैंने आपसे कुछ पूछा है। लेकिन जैन तो कब से खौफनाक वादियों में कहीं पहुंच चुका था। हाँ हाँ फौजी, बोलो, मैं सुन रहा हूं। हाँ यार, बस मेरी तबीयत खराब थी। जैन के लहजे में घबराहट नुमाया थी। नहीं जैन, तो मुझे सच बताओ, वरना मैं समझूंगी कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं रही। अगर तुम्हें मोहब्बत होती तो तुम मुझसे कुछ ना छुपाते। फौजी इतना कहकर खामोश हो गई। जैन ना चाहते हुए भी फौजी को सब कुछ बताने पे मजबूर था, इसलिए जैन ने फौजी को तमाम वाकये से आगाह कर दिया। उधर फौजी भी शायद इन हालात से गुजर रही थी। वो बात को फौरन समझ गई और जैन से मुखातिब हुई। जैन, ये उस वक्त की बात है जब मैं तुम्हारे इंतजार में उस घाटी के पास वाली बेंच पर बैठ जाया करती थी।
फौजी ने अचानक जैन को बताना शुरू किया, एक मर्तबा काफी इंतजार के बाद जब आपने आने में देर कर दी तो मैंने जाने के इरादे से उठना चाहा, लेकिन अचानक ही एक बहुत खूबसूरत और पुरवजाहत चेहरे वाला नौजवान एकदम से कहीं आकर मेरे सामने खड़ा हो गया और मेरा रास्ता रोक लिया। फिर वो बड़े शाइस्ता लहजे में मुझे मुखातिब करने लगा। आपको शायद मालूम नहीं कि मैं कई दिनों से आपको छुप छुप कर देखता हूं कि शायद रुखे ज़ेबा हमारी तरफ भी कुछ मुतवज्जा हो। मेरी बेकरार आंखें रोजाना आपकी मतलाशी रहती हैं। जब आपको देख लेता हूं तो मेरी रूह को सरशारी नसीब होती है। अगर मैं इसे आम लफ्जों में बयान करूं तो मैं आपसे बेइंतहा मोहब्बत करने लगा हूं। मैंने फटी फटी नजरों से हैरान होकर उस नौजवान की तरफ देखा। मेरे हैरानी की वजह यह थी कि उस अजनबी के मुंह से मैं अपना नाम सुनकर एकदम से हैरान और खौफजदा हो गई थी। अकेली घाटी में मेरा जिस्म थर थर कांपने लगा था। आखिर मैं ना तो उसे जानती थी और ना ही कभी उसे देखा था। ये कैसा अजीब मामला था। एक अजनबी इस बेबाक अंदाज से मेरे सामने अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा था। फिर ये सब कह के वो अचानक ही कहीं गुम हो गया। जैन वो रात मैंने खुली आंखों से काटी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या मामला है और जो वाकया आपके साथ पेश आया है तो इसने तो सारी बात खोल के हमारे सामने रख दी है। और ये बात रोज रोशन की तरह वाज़ेह हो चुकी है कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि कोई पुरअसरार मखलूक है जो हमारी बढ़ती परेशानी का बायस बन रहा है। फौजी किसी टेप रिकॉर्ड की तरह बस एक ही लय में बोलती जा रही थी, लेकिन जैन अपनी जगह साकित तो जामिद हो चुका था। फौजी, हम इंशाअल्लाह हौसला हारने वाले नहीं हैं और ना ही ये मुश्किलात हमारी हिम्मत को कमजोर कर सकती हैं। तुम ही बताओ, मैं घर जाता हूं तो मुझे वो खौफ अपनी लपेट में ले लेता है। भला हम कैसे कोई राह निकालें कि हमें नुकसान भी ना पहुंचे और उस बला से भी हमारी जान छूट जाए। जैन ने हिम्मत की और वहां से सीधा उठकर अपने कॉलोनी में पीर करम अली शाह साहब के पास आ पहुंचा, जो अपने इलाके की एक मोतबर और बुजुर्ग हस्ती थी। जैन के खानदान के अक्सर लोग उनके मुरीद थे, इसलिए वो जैन को अच्छी तरह जानते थे। जैन जब वहां पहुंचा तो शाह साहब के गिर्द लोगों का एक जमे गफीर था। शाह साहब ने जैन को आते ही दूर से देख लिया था और अपने खादिम से कहा था कि जैन को मेरे पास ले आओ। इस तरह वो शाह साहब के बिल्कुल करीब जा बैठा। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। जैन ने शाह साहब को सलाम किया। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। आओ जैन बेटा, कैसे हो? आज बड़ी मुद्दत के बाद हमारे डेरे पर तशरीफ लाए हो, शाह साहब ने शफकत भरे लहजे में कहा। शाह साहब, अल्लाह का शुक्र है मैं खैरियत से हूँ। बस पढ़ाई की वजह से और मसरूफियात की वजह से मैं हाजिर ना हो पाया। जैन ने निहायत मुअद्दब लहजे में जवाब दिया। बेटा, अगर सच पूछो तो तुम मुझे इस बार कुछ परेशान से लगते हो। शाह साहब ने जैन के सर पर शफकत से हाथ फेरते हुए कहा। जी शाह साहब, कुछ दिनों से मैं बहुत परेशान हूँ, इसीलिए तो आपके पास आया हूँ। चलो बेटा, फिर थोड़ी देर के लिए हम अंदर घर में चलते हैं, वहां बैठकर मुझे तफसील से अपना मसला बताओ। शाह साहब ने जैन का चेहरा पढ़ लिया था। वो जैन को लेकर अपने घर के अंदर दाखिल हो गए। उन्होंने जैन को अपने सामने वाले सोफे पे बैठने का इशारा किया। जी बेटा, अब तुम बगैर किसी झिझक और बगैर किसी खौफ के मुझे अपना मसला बताओ, शाह साहब ने प्यार से जैन से मुखातिब होते हुए कहा। तो जैन ने फौजी और अपनी दोस्ती का गुज़िश्ता वाकया शाह साहब की खिदमत में पेश कर दिया। शाह साहब ने यह वाकया सुनकर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये भी कोई फिक्र की बात है बेटा, जिनकी ऐसी की तैसी। हमने तो जिनों के पूरे खानदान को मार मार के भगा दिया था। ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है, शाह साहब ने जैन की ढारस बंधाते हुए कहा। उन्होंने जैन को एक तावीज़ दिया और कहा कि इस तावीज़ को कभी भी खुद से जुदा न करना, और जब इस तरह की सूरत हाल पेश आए तो फौरन इस तावीज़ को अपनी मुट्ठी में जोर से दबा लेना और आयतल कुर्सी का विर्द करते रहना। फिर देखना वो शैतान तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। जैन को शाह साहब ने हिदायत दे दी थी। जैन कुछ देर शाह साहब के पास बैठा रहा और चाय पी के उनसे रुखसत ली। चमकते दिन ने अपना सफर मुकम्मल किया तो काली रात के अंधेरे ने अपना खैमा तान लिया। रात की स्याही दिन के उजाले पर यूं गालिब आ चुकी थी कि जैसे कभी दिन ही ना हुआ था। सारे दिन के थके हारे लोग
سکون کی چادر تان کر سو رہے تھے۔ ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ اسی اسنا میں جیسے ہی رات ہوئی تو اس خبیث جن نے زین کی طرف بڑھنے کا ارادہ کیا۔ وہ اسی ارادے سے اپنی بستی سے نکلا تھا کہ آج زین کی گردن مروڑ دے گا، لیکن جیسے ہی وہ زین کے گھر کے پاس پہنچا تو ایک غیبی طاقت نے اسے زوردار جھٹکا دیا، جس سے وہ کہیں دور جا گرا۔ وہ پھر اٹھا اور زین کے گھر میں گھسنے کی کوشش کی، لیکن پتہ نہیں کیا انجانی طاقت تھی جو اس بد شکل حبشی جن کو اٹھا اٹھا کر پٹک رہی تھی۔ وہ خبیث جن جلد ہی سمجھ گیا کہ زین نے کوئی کلام پڑھ رکھی ہے، جس کی وجہ سے وہ زین کے گھر میں داخل نہ ہو پا رہا تھا۔ خیر، اس نے زین کے گھر جانے کا ارادہ ترک کیا۔ اسے ایک دم سے فوزی کا خیال آیا۔ وہ فوراً ہواؤں میں گم ہو گیا۔ اس کا ارادہ اب فوزی کے گھر جانے کا تھا۔ وہ ہوا سے تیز پرواز کرتے ہوئے دیوانوں کی طرح فوزی کے گھر کی جانب بڑھ رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ آج میں فوزی کو اپنا بنا کے چھوڑوں گا۔ جب وہ فوزی کے کمرے کی جانب آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ فوزی اپنے پیڈ پر دنیا سے بے خبر سوئی ہوئی ہے۔ اس کے بالوں کی لٹیں اس کے چہرے پر آ رہی ہیں۔ وہ اتنی حسین نظر آ رہی تھی کہ وہ خبیث جن خود کو روک نہ پا رہا تھا اور دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ آج میری ساری حسرتیں پوری ہوں گی۔ اس پھول جیسے اد کھلے گلاب سے آج میں خوب لطف اندوز ہوں گا اور یہ خوبصورت بدن والی گڑیا کا جسم ہمیشہ اپنے قید میں کر لوں گا۔ فوزی بس میری ہوگی، بس میری ہوگی۔ وہ فوزی کو دیکھتے ہوئے بس یہی گردان رٹے جا رہا تھا۔ اس نے جاتے ہی فوزی کو بغیر کوئی موقع دیے اپنے قابو میں کر لیا تھا اور اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر نامعلوم مقام کی طرف اڑ گیا۔ اس نے اپنا غلیظ ہاتھ فوزی کے منہ پر اس مضبوطی سے رکھا ہوا تھا کہ وہ بیچاری کمزور اور بے بس لڑکی چلا بھی نہ سکتی تھی۔ اسی اثنا میں فوزی کی جاگ ہوئی تو اس کی نظر ایک خبیث جن پر پڑی، جس کی شکل کی وحشت اور خوف نے اسے ایک دم ہی بے ہوش کر دیا تھا۔ وہ کہاں ہے اور اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ فوزی کو اس چیز کی خبر نہ تھی۔ اس جن کا نام حکیمو تھا اور یہ کوہکاف کا رہنے والا تھا۔ ایک روز جب فوزی اپنی چھت پر بال سکھا رہی تھی تو یہ وہاں سے کہیں اڑتا ہوا آ گیا۔ اس کی نظر جیسے ہی فوزی پر پڑی تو اس کے لمبے گھنے سیاہ بال دیکھ کر آسمان سے تھوڑا نیچے اتر آیا۔ اس نے جب فوزی کا چہرہ دیکھا، فوزی تو پریوں سے بھی زیادہ خوبصورت تھی۔ بس وہ پہلی ہی نظر میں فوزی پر عاشق ہو چکا تھا اور اسی دن سے ہی دن رات فوزی کے پیچھے تھا۔ وہ موقع ڈھونڈ رہا تھا کہ کسی طرح سے اس لڑکی کو اپنایا جائے، سو وہ طرح طرح کے بہانے اور ہیلوں سے فوزی کے سامنے آتا تھا۔ اور اس دن تو اس نے حد ہی کر دی تھی کہ فوزی کے سامنے آ کے اس نے اسے پرپوز کر دیا تھا۔ خیر، اب تو وہ بہت ہی خوش تھا کیونکہ فوزی اس کی باہوں میں تھی اور وہ محو پرواز تھا، اور ادھر بے خبر عاشق نیند میں مست شاہ صاحب کے تعویذ کو بغل میں دبا کے سو رہا تھا۔ اسے کچھ معلوم نہ تھا کہ اس کی محبوبہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس سے جدا ہونے والی ہے۔ وہ تو اس خوش فہمی میں مبتلا تھا کہ اب حکیمو میرے پاس آئے گا تو میں اسے خوب مزہ چکھاؤں گا، پر اسے کیا معلوم تھا کہ فوزی اب ایسی دنیا میں پہنچ چکی تھی جہاں کا اسے زندگی میں بھی تصور نہ کیا تھا۔ اس کی نظروں کا مستقبل تاریک ہو چکا تھا۔ زین سو کر اٹھا تو اسے فوراً خیال آیا کہ جو تعویذ شاہ صاحب نے دیے تھے ان میں سے ایک تعویذ فوزی کو بھی دینا تھا، تو اس نے فوراً ہی فوزی کا نمبر ڈائل کیا۔ مگر اس بے خبر عاشق کو کیا معلوم کہ فوزی اب رابطے سے باہر ہے، جہاں تک اس کی رسائی مشکل ہے۔ شاہ صاحب سے آتے ہوئے اس نے راستے میں یہ سوچا تھا کہ گھر جا کر فوزی کو تعویذ دے دوں گا، لیکن اسے بات بھول گئی تھی۔ خیر، اگلے دن زین اس جگہ گیا جہاں فوزی اور وہ ملتے تھے، لیکن وہ دیکھ کے حیران ہوا کہ وہاں پر فوزی نہ تھی۔ ایک دن گزرا، پھر 2 دن گزر گئے، حتیٰ کہ جب تیسرے دن بھی فوزی کا کوئی اتا پتہ نہ ملا تو وہ یونیورسٹی سے سیدھا شاہ صاحب کے پاس جا پہنچا اور سارے واقعے سے آگاہ کیا۔ شاہ صاحب تھوڑی دیر اپنا عمل کرتے رہے، پھر انہوں نے آنکھیں کھولی۔ زین، افسوس ہے تمہاری فوزی پر، اس حکیموں کا داؤ چل گیا ہے، وہ اسے لے کر اپنے قبیلے میں جا چکا ہے۔
तुम्हारी फौजी अब हकीमों की कैद में है, लेकिन बेटा फिक्र न करो, अल्लाह हमारे साथ है। हम खूब उस खबीस और फितरत का मुकाबला करेंगे। लेकिन अब जो मैं तुम्हें कहूं, बस तुम वही करते जाओ। तुम कल रात होते ही मस्जिद के पीछे वाले कब्रिस्तान में आ जाना। शाह साहब ने जैन को हिदायत दी। ठीक है शाह साहब, मैं कल वक्त से कब्रिस्तान पहुंच जाऊंगा, जैन ने आमादगी का इजहार करते हुए जवाब दिया। अगले दिन सूरज गरूब होते ही जैन मुकर्ररा वक्त पर कब्रिस्तान जा पहुंचा। सूरज गरूब हुए अभी थोड़ी ही देर हुई थी, लेकिन कब्रिस्तान एक वहशतनाक मंजर पेश कर रहा था। गहरी खामोशी, साकत और जामिद खौफनाक दरख्त कब्रिस्तान की वहशत में इजाफा कर रहे थे। जैन के दिमाग में गैर इख्तियारी तौर पर खौफनाक और बदसूरत तस्वीर उभरने लगी, और वो जैसे बार बार उस हबशी जिन का चेहरा अपनी आंखों के सामने महसूस कर रहा था। खैर, इसी असना में शाह साहब कब्रिस्तान आ पहुंचे तो जैन का बुरा हाल हो चुका था। उसको शाह साहब की आमद की खबर ही ना हुई। शाह साहब ने आते ही जैन को सलाम किया। जैन अपनी जगह से तकरीबन कूद ही पड़ा था, क्योंकि उसके ख्यालों को खौफ ने जकड़ रखा था। शाह साहब ने बड़ी मुश्किल से उसे यकीन दिलाया कि वो उसके पीर साहब हैं, और उन्होंने जैन को कब्रिस्तान आने का कहा था। शाह साहब ने जैन को एक गोल दायरे में बिठा दिया और ताकीद की कि बेटा कुछ भी हो जाए तो तुम इस दायरे से ना निकलना, और आंखें बंद करके अमल पढ़ना शुरू कर दिया। शाह साहब के अमल शुरू करते ही जैन ने आंखें मजबूती से बंद कर ली। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी, किसी के फुंकारने की आवाज आई। उसने आंखें खोली तो क्या देखता है कि दायरे के इर्द गिर्द बेशुमार बड़े बड़े सांप फुकारते हैं। जैन ने इतना खौफनाक मंजर पहले कभी ना देखा था। जैन को अब यकीन हो चला था कि सांप इसके दायरे में दाखिल हो जाएंगे और उसे काट लेंगे, लेकिन उसने शाह साहब की हिदायत पर अमल करते हुए वहीं बैठा रहा। उसने बेशुमार ऐसी चीजें देखी जो उसने पहले कभी ख्वाबो ख्याल में भी ना देखी थी। काटो तो उसके बदन में लहू तक नहीं था। वो वहां से भागता क्या, वो इतना सहमा हुआ था कि वहां से हिल भी ना सकता था। जब शाह साहब ने अपना अमल थोड़ा सा तेज किया तो जैन की आजमाइश में भी तेजी आ गई। उसने अपने इर्द गिर्द बहुत ज्यादा तपिश महसूस की। उसने अपनी आंखें दोबारा खोली तो देखते ही उसकी चीख निकल गई, क्योंकि आग के बुलंद शोरों ने उसे अपनी लपेट में ले रखा था। मगर फौजी की मोहब्बत थी जो अभी तक उसे उसकी जगह पर कायम रखने में आग के दरमियान हायल थी। एकदम से आग छट गई। जैन क्या देखता है कि फौजी एक वसी मैदान में दौड़ रही है और दो ताकतवर शेर उसका पीछा कर रहे हैं। करीब था कि वो शेर फौजी को गर्दन से दबोच लेते। ये देखकर जैन की चीख निकल गई। चुनाचा उसने उठकर अपने दायरे से निकलना चाहा ताकि जाकर अपनी फौजी की मदद करे, जिसकी खातिर उसने दर बदर की ठोकरें खाई थी। आज वो उसके सामने बड़ी बेदर्दी से लुट रही थी। लेकिन शाह साहब की नजर अचानक जैन पर पड़ी तो शाह साहब ने जोर से पुकारा, जैन क्या कर रहे हो, कहां जा रहे हो तुम? ये जो तुम देख रहे हो ये सब नजर का धोखा है, हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं। आराम से अपनी जगह पर बैठे रहो, खुदारा हिलना मत वरना हलाक हो जाओगे। जैन जो अपने होशो हवास खो बैठा था, शाह साहब की आवाज पर चौंका और फिर बात को समझ गया। वो वापस अपनी जगह पर बैठ गया। उसे एहसास हो गया था कि वाकई ये नजर का धोखा था, क्योंकि अब वो मंजर उसकी नजरों से गायब हो चुका था। इधर शाह साहब ने भी इख्तितामी मराहिल को तय कर लिया था और अपनी अमलियात की ताकत से खबीसुल फितरत हकीमू जिन को अपनी कैद में कर लिया था। थोड़ी ही देर बाद हकीमू रस्सियों में जकड़ा हुआ बेबसी के आलम में शाह साहब के कदमों में पड़ा हुआ था। शाह साहब ने अपने मुवक्किलात के जरिए फौजी को कैद से छुड़ा लिया था, और इस तरह एक बेखबर और कमजोर आशिक को अपनी फौजी मिल गई थी। गम की शाम ढल चुकी थी और अमन की सुबह पूरी आबोताब के साथ जैन और फौजी के सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी। उम्मीद करता हूं दोस्तों को ये कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।